नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, चीमा जी का वीडियो लेकर आया हूं और जम्मू कश्मीर में जो चल रहा है, हमारे वाले नहीं, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जो चल रहा है, उस पर चीमा जी ने वीडियो बनाया है। भाई जाहिर सी बात है, इस पर तो वीडियो बनेगा, इस पर तो बात करनी पड़ेगी ना। क्योंकि पूरी दुनिया में, पूरे इंटरनेशनल मीडिया में, भारत की मीडिया में हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। और जिस तरह का बवाल वहां पे मचा हुआ है, जिस तरह की बगावत वहां पे मची है पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, आजादी की डिमांड्स चल रही हैं, मामला शुरू हो चुका है। बारूद के ढेर में, पलीते में आग लग चुका है। अब फटेगा किस दिन, अब ये तो बाद की बात है, बट चिंगारी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग जो मुझे देख रहे हैं, आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और आप लोग अपना हक लीजिए। आपका जो हक है अगर नहीं मिल रहा है तो छीन के लीजिए। और बाकी आप लोगों ने जो धीरे धीरे मुहिम चलाई है कि भाई भारत वाला रास्ता अख्तियार करना है, उसमें भी हम लोग आपके साथ हैं, चिंता मत कीजिए, पूरा सपोर्ट मिलेगा। पूरा सपोर्ट हम लोग भी यहाँ पे मोरली दे रहे हैं, आप लोग लगे रहिए। तो चलिए देखते हैं कि चीमा जी क्या कर रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ तो पाकिस्तान ये चाहता है कि आज़ाद कश्मीर को हम टूरिस्ट की जो है ना वो हॉट स्पॉट बनाएं। लेकिन दूसरी तरफ कश्मीर के अंदर जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और वहाँ पे एक पब्लिक एक्शन कमेटी है, जॉइंट पब्लिक एक्शन कमेटी, वो प्रोटेस्ट कर रही है। हुकूमत ने वहाँ पे छुट्टियां का ऐलान कर दिया है। खाने पीने की शॉर्टेज हो रही है। हम कैसे टूरिस्ट स्पॉट उसको बना सकते हैं? अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता चलूं कि आईएमएफ ने अभी ये कहा है, अभी, ये जो अभी की मैं बात कर रहा हूँ, इसी अप्रैल में ये कहा है कि इंडिया की जो नॉमिनल जीडीपी है वो 4.34 ट्रिलियन होगी अभी। और जापान की जो है वो 4.31 ट्रिलियन होगी। मतलब इंडिया जापान को क्रॉस कर जाएगा। और ये आप ये इमेजिन करें कि एक तरफ हम ये स्टोरी दुनिया को सुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब कश्मीर के अंदर वो मकबूजा कश्मीर यानी कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव या जो कश्मीर है उसमें अंदर जनाब यासीन मलिक को जेलों में डाला हुआ है, हरासत है, भारतीय जो इंसानी हकूक की वहाँ खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। लेकिन उन खिलाफ वर्जियों के बावजूद वहाँ पे मिडल ईस्टर्न जो गवर्नमेंट्स हैं वो पैसे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। हम ये भी दुनिया को बताना चाहते हैं कि देखिए जी फलां उधर क्या हो रहा है, उधर जो है वो गैर कानूनी निज़ाम है और तसल्लुत कायम किया हुआ है प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट ने। वहाँ पे जनाब इतनी फौज बैठी हुई है, इतनी फौज के बावजूद वहाँ पे कारोबार हो रहा है। ये जो क्वेश्चन है ये लोगों को बड़े हॉन्ट करते हैं। अगर आप इन चीज़ों की परवाह नहीं करते, अब फॉर एग्जांपल जापान का जो डिक्लाइन हो रहा है ग्लोबल इकोनॉमिक स्टैंडिंग के अंदर, ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये आईएमएफ की जो है ना वो प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है जी। और ये आप देखें, ये जारी बात है, ये सबके लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। ये चाइना के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, ये जापान के लिए, वेस्ट के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है कि वो किस तरह गेम कर रहे हैं, ठीक है जी। और फिर वो जापान के तो खैर अपने मसले हैं, लेकिन द क्वेश्चन हियर इज कि एक तरफ आप ये बताएं कि आप ये कह रहे हैं कि हमने जो है ना वो दुनिया के सामने अपनी गेम उठानी है, हमने दुनिया के सामने ये बताना है कि हम बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। और देखिए, जो जापान वाली बात की है, मैंने मेरा जो अंग्रेजी का चैनल है, डिफेंस डिटेक्टिव ग्लोबल, डीडी ग्लोबल जिसे मैं कहता हूँ, हमारे एक दर्शक ने ही नाम सुझाया था डीडी ग्लोबल का। नाम याद नहीं आ रहा, बट आपका एक बार फिर से शुक्रिया कि आपने उसको डीडी ग्लोबल कहा। वही नाम मैंने रख दिया। जापान में इस बात पर, उस पर एक वीडियो मैंने बनाया है डिटेल में, वो अंग्रेजी में है। जापान में इस बात पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि ये बड़ी एम्बैरेसमेंट वाली बात है कि कभी हम, हमारी इकोनॉमी कभी उसकी तूती बोला करती थी, आज हम ये उसमें नहीं है कि भाई भारत आगे बढ़ रहा है तो उससे वो दुखी हैं। वो दुखी अपनी पोजीशन से हैं कि हम डिक्लाइन में आ रहे हैं, हम ठीक से काम नहीं कर रहे, हमारी इकोनॉमी खराब हो रही है, हम नीचे जा रहे हैं। वो सामने वाले की रफ्तार से दुखी नहीं है, वो अपनी धीमी रफ्तार से दुखी है। वो भारत के लिए खुश भी है। जापान भारत का बहुत अच्छा मित्र देश है, जापान से हमारे रिलेशन बड़े अच्छे हैं, जापान की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है हमारे यहाँ।
लेकिन इसके बावजूद भी वो अब इस वहां के जो थिंक टैंक्स हैं वो इसमें जोड़ में लगे हैं कि भाई इसको ठीक कैसे किया जाए, कैसे सस्टेन किया जाए। वो डिक्लाइन हो रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम है। और हमारी रफ्तार भी बढ़ गई है, हम तेज हो गए हैं, तो डबल स्पीड हो गई ना एक तरह से। सामने वाला अगर नीचे जा रहा है और आपकी स्पीड भी बढ़ गई है तो आपकी रफ्तार तो डबल होगी ना आगे। तो जापान में इस बात की बड़ी चर्चा हो रही है। निक्की एशिया में मैंने खबर देखी तो उसी के आधार पर वो खबर बनाई थी मैंने। वहां सोचिए जापानीज अखबारों में ये चर्चाएं होने लगी हैं कि भाई ये तो बड़ी हमारे लिए शर्मनाक बात है कि हम डिक्लाइन हो रहे हैं, हमारी इकोनॉमी कमजोर हो रही है। और आपने जो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, आप उसमें सिर्फ इतना अंदाज़ा लगा लें कि आप उस कश्मीर के अंदर अमन नहीं कायम कर सकते। जापान की वो कहते हैं जी कि वहाँ पे एक जो जो तरक्की थी उसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ है। एंड याद रखें हमेशा जो स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो लार्जली होती है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से। और हमारे पास क्या है? हमारे पास बिल्कुल एक पॉलिटिकल क्राइसिस है। नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर के अंदर एक पूरा अपना तसल्लुत कायम किया हुआ है। उनका डंका बोलता है वहां, ठीक है। आपके यहाँ क्या बोलता है? आपके यहाँ सियासतदान आपने पकड़ लिए, सियासतदानों को अपने साथ में ला लिया, एंड देन जो बाकी लोग रह गए वो सड़कों पे आ गए। अब हुआ ये है कि अमूमन सियासतदान जो थे वो निज़ाम को कंट्रोल करते हैं, चीज़ों को बेहतर करते हैं, वो अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। लेकिन हुआ ये है कि जब सियासतदान इस तरह के आने शुरू हो जाएं कि जिनको लोगों ने वोट ही ना दिया हो, तो फिर लोग वो तो लोगों को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे। ये चीज़ें बड़ी अहम हैं। अगर हमने इसको ना देखा, इस पे ध्यान ना दिया, देखें ये जो जॉइंट पब्लिक एक्शन कमेटी है, मैं कल भी बात कर रहा था इस पे। ये जो जॉइंट पब्लिक एक्शन कमेटी है, आप क्या समझते हैं ये क्यों काम इतना ज़्यादा खराब कर रही है वहाँ पे? क्यों वहाँ पे ये लड़ाई झगड़ा की हालत इस तरह पैदा हो गई है कि हुकूमत को शोर डालना पड़ा? ठीक है जी। अब आप इस चीज़ को देखें कि एक तरफ ये सिचुएशन है, एक तरफ राजनाथ सिंह कहते हैं कि हम आज़ाद कश्मीर ले लेंगे। 4 दिन पहले डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आज़ाद कश्मीर जो है वो, जिसे वो पीओके कहते हैं, वो कहता है ये तो हमारा है, ये तो हमने ले लेना है। जब इस तरह की प्रोटेस्ट होंगी तो क्या ये फॉल्ट लाइन नहीं है? क्या ये फॉल्ट लाइन नहीं है पाकिस्तान की? अब जॉइंट एक्शन कमेटी जो है उसने जो प्रोटेस्ट किए हैं वो बेसिकली 5 फरवरी को पहले लास्ट टाइम उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, और 11 मई को किया। ये उन दिनों में किया है जब आप 5 फरवरी को कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाते हैं। मतलब उन्होंने माहौल को गर्म किया कश्मीर के, कि एक तरफ जब एक ग्रुप कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाएगा तो दूसरा ग्रुप कह रहा होगा कि हमारे हकूक हमें दो। जब आज हो सकता है, मैंने देखा तो नहीं पाकिस्तान में कहीं पे अमूमन ये होता है कि 11 मई जो है वो इंडिया का न्यूक्लियर डे है, तो कश्मीर के अंदर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो ये एक तासुर दिया जा रहा है कि ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी कि जनाब वहाँ पे ये सारे संकेत होते हैं चीमा जी, ये सिंबॉलिक चीजें हैं जो बताती हैं कि देखो बात किधर को बढ़ रही है, बात किधर से करीब हो रही है। जिस दिन 5 फरवरी को आप कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाते हैं उस दिन कश्मीर के अंदर आप ही के खिलाफ प्रोटेस्ट होता है। यह संकेत है कि बात कहां जा रही है और पब्लिक का मूड क्या बन रहा है। क्या आपको समझ में नहीं आ रही है बात? या पाकिस्तान के वो लोग जो मुझे देख रहे हैं इस वक्त, क्या आपको समझ में नहीं आती है बात? बताइए कि जिस दिन आप कश्मीर के साथ खड़े होने का दिन मनाते हैं उसी दिन कश्मीरी आपसे पूछता है कि मेरा हक कहां है, मुझे दो हक। ये सब फालतू की बातें मत करो, मुझे मेरा हक दो। वो कहता है कि तुम जो ये कर रहे हो वो दिखावा है, सिंबोलिज्म इसे कहते हैं। जब 11 मई को न्यूक्लियर डे है भारत का, उस दिन कश्मीर के लोग कहते हैं मारो डंडे पुलिस वालों को, आजादी के नारे लगाओ। संकेत है।
कि बात किधर जा रही है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत तो वैसे ही, अकल तो है नहीं ना उनमें, उनको इतने दूर की सियासत समझ में नहीं आती। जब मैं 3 साल से ये बात कह रहा हूं कि पब्लिक ही वहां पर अपने आप को अलग करेगी और पब्लिक ही कहेगी कि हमें भारत से जुड़ना है, तो कई पाकिस्तानियों को मेरी बातों पर भरोसा नहीं होता था, आज भी नहीं हो रहा होगा। लेकिन पिछले 4 साल में जो हुआ है, आप उसको, उन कड़ियों को जोड़ें, उन कड़ियों को जोड़िए, उन कड़ियों को जोड़िए, उन घटनाओं को एनालाइज करिए, हो क्या रहा है। पॉलिटिकली वीक हो रहे हैं आप लोग, और इस कदर वीक हो जाएंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे अपने सूबों को। पॉलिटिकली वीक होने का मतलब यह होता है कि आपका कंट्रोल धीरे धीरे जा रहा है। बाकी तो देखते रहिए। तो हालात ठीक नहीं है। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि आज़ाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, बलूचिस्तान हो, इन तमाम इकाइयों को इमीडिएटली स्पेस देने की ज़रूरत है। अगर हमने इनको स्पेस ना दी तो आप याद रखिएगा मुश्किल पैदा हो सकती है। अगर हमने ये महसूस कराया और हमने ये बताया कि जी इन्हें, हमें कोई परवाह नहीं है इनकी और हम डंडे के सर पे ये करा सकते हैं, तो ये चीज़ें ऐसे नहीं चलती। इस तरह चीज़ें नहीं चलेंगी। और सबसे बड़ी बात, टूरिज्म स्पॉट, जो हम टूरिज्म स्पॉट कश्मीर को बनाना चाहते हैं, क्या शटर डाउन के अंदर टूरिज्म स्पॉट बनेगा? क्या व्हील जैम इसमें किया जा सकता है, जो व्हील जैम के दौरान आप टूरिज्म कर सकेंगे? जो तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं आज़ाद कश्मीर की, वहाँ पे आपको पता है टेरेन बड़ा अजीब किस्म का ट्रेन है, पहाड़ है, ये वो। द लास्ट टाइम आई ट्रैवल टू आज़ाद कश्मीर, आई वेंट टू अ प्लेस, उस वक़्त थोड़ी-सी फायरिंग हुआ करती थी एलओसी के ऊपर। तो मैं भी जहाँ पे था वहाँ थोड़ा दूर था, एक टूरिस्ट स्पॉट था, मुझे उसका नाम भी अब भूल गया है वो कौन-सा था। बताइए, कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट का भी नाम आप भूल गए। और एक हम लोग हैं, हम एक बार जहां घूमने चले जाते हैं, उस जगह छोड़ो, वहां की दुकानें तक याद रहती हैं हमें। नाम तो छोड़ दीजिए, वहां की दुकानें तक, लोग तक याद रहते हैं कि फलाने होटल में रुके थे, फलाने होटल के फलाने जी मिले थे, फलानी दुकान से हमने सामान लिया था, फलाने ड्राइवर हमें मिले थे, फलाने की गाड़ी मिली थी। आज से 20 साल पहले भी मैं घूमने गया हूं, वहां की चीजें मुझे याद है। और जगह का नाम तो हम भूल ही नहीं सकते ना भाई। और आप बताइए, भूल गए? तो आप तो कश्मीर के नाम को तक अपना नहीं मानते, भूल जाते हैं आप, और आप कहते हैं कि जी कश्मीर हमारा है। तो मेरे तो वहाँ 3 दिन में रहा, मेरे तो फ़ोन सिग्नल ही नहीं आए, एंड आई डिडन्ट लाइक इट। आई डोंट वांट टू गो अ प्लेस वेयर आई लूज़ अ कनेक्शन, वन थिंग। सेकेंडली, इस तरह का टेरेन है, इस तरह की वो इलाके हैं कि वहाँ पे आप जो सप्लाई चेन है, खाना-पीना, ये चीज़ें, ये नहीं पहुँचा सकते। अगर वहाँ पे टूरिस्ट आया हुआ है और टूरिस्ट को ये बताया जा रहा है कि सर हमारी सप्लाई बंद हो गई है, सड़कें बंद हैं, तो टूरिस्ट क्या इंप्रेशन लेके जाएगा, यार उधर ना जाना, उधर तो ये मसले हैं। एंड देन फॉरगेट द फॉरेन टूरिस्ट, द लोकल टूरिस्ट जो हैं, वो मार्केट कितनी ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। सो द बेस्ट थिंग इज़ ऑलवेज़ द डायलॉग। इट्स अ डायलॉग, ये एक डायलॉग है, ठीक है जी? और ये डायलॉग जो है, इसको हमें जारी रखना चाहिए और उसी पे काम करना चाहिए। अगर हम रियली, इफ वी आर रियली इंटरेस्टेड कि हम इंडिया का मुकाबला करना चाहते हैं, इंडिया का मुकाबला जब हमने करना था वो न्यूक्लियर में कर लिया। अब नहीं इंडिया का मुकाबला हो सकता। इंडिया का मुकाबला होगा तब इकोनॉमी में होगा, ठीक है? अगर हमने अभी भी ये सोचा कि नहीं जनाब, हमने वो उसको वो करेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया जो है, वो कार मार्केट में ये कहा जा रहा है कि इट इज़ अ न्यू चाइना। ठीक है? जापान की जो स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है, वो तो इंडिया होगा। बांग्लादेश, सॉरी, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर, ठीक है जनाब, अगर आपको याद हो, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर आपको याद हो कि जो थी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से वो मुसलसल इंडिया उसको क्रॉस करता गया। सिर्फ वहां पे क्या थी? पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी।
गैर यकीनी सूरत हाल थी। इंडिया को अब वो कह रहे हैं कि इट इज गोइंग टू बी द न्यू चाइना। कार मार्केट के अंदर, कार मार्केट के अंदर ये एक नया चाइना है। सारी की सारी बिजनेस और ट्रेड वहां पे है। ओवरऑल सिर्फ ये नहीं है, दुनिया ये कह रही है कि जी इंडिया एक नया चाइना है, बिकॉज वो सारी की सारी सप्लाई चेन वहाँ शिफ्ट हो रही है। तो मेरा तो शुरू से यही पॉइंट था कि भाई सारी की सारी अगर सप्लाई चेन वहाँ शिफ्ट हो जानी है तो हमने अमेरिका से क्या फ़ायदा लिया। इंडिया के पास स्ट्रक्चरल डेमोग्राफिक अट्रैक्शंस मौजूद हैं। 1.4 बिलियन की आबादी है, ठीक है जी। आपको एक स्किल्ड लेबर मिलेगी, लो कॉस्ट लेबर मिलेगी, एक कंज्यूमर मार्केट है, बड़ी आबादी जो हुई। एक बड़ी तादाद में वहाँ लोग पढ़ते जा रहे हैं, टेक ओरिएंटेड प्रोफेशनल्स हैं, एक बड़ी मिडिल क्लास है वहाँ के अंदर जो कि इंग्लिश बोलती है। सबसे बड़ी बात है कि जब बाहर से लोग आते हैं तो दे स्पीक इंग्लिश, तो वो इंग्लिश बोलते हैं, वो इंग्लिश बोलते हैं उसमें, ठीक है जी। ये चीज़ जो है वो ये इसको देखना है कि आपने क्या किया कि आपने अपनी मार्केट को कैश ही नहीं करा सके। ये जो हम कह रहे हैं कि 250 मिलियन की मुल्क है, इंडिया हमसे 5 गुना बड़ा है इस हिसाब से भी, 250 के हिसाब से भी। और वो जो मैंने आपको इंडिकेटर्स गिनवाए हैं, क्या हम कश्मीर के अंदर ये इंडिकेटर्स ले सकते हैं? क्या हम कश्मीर में लोगों को स्किल्ड लेबर देंगे अगर कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है? क्या हम एक बड़ी कंज्यूमर मार्केट हैं? वो तो हैं हम, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है जितनी इंडिया डेफिनेटली। जो जिस तरह के टेक एक्सपर्ट आपको चाहिए, वो आपके हैं? ये अगर हमने हमने कोई फ़ायदा नहीं उठाया चाइना और अमेरिका के कॉम्पिटिशन से। हर मुल्क सोचता है ना, इंडिया तो उस कॉम्पिटिशन से फ़ायदा उठा गया कि इंडिया तो उसकी लोकेशन इस तरह से चाइना को उसने टक्कर दी, साथ में वो उनकी अपनी इकोनॉमी, आबादी, सारा मतलब जिसे कहते हैं ना सारे वो जिसे कहते हैं, हमारे पंजाबी में कहते हैं गुण पूरे होना, सारे के सारे गुण पूरे थे उनके। फिर उनके पास फेवरेबल इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट भी मौजूद है। क्यों? कि उधर दहशतगर्दी कोई नहीं है, उधर वो मसले नहीं है, हमारी ये भी मसले हैं। एक तरफ हम दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हम पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से लड़ रहे हैं। फिर देन उनकी लीडरशिप ने वो जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव बनाया, उस इनिशिएटिव में अब आप इमेजिन करें कि किस तरह की जो वो इनोवेशन पे फोकस कर रहे हैं, वो इन्वेस्टर्स के लिए फोकस कर रहे हैं, वो अपने लोगों की स्किल डेवलपमेंट के लिए फोकस कर रहे हैं। वो देन अब वो इतनी प्रोडक्शन में आगे आ गए हैं कि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे भी काम कर रहे हैं। हमें इन चीजों पे फोकस करना है। ये चीजें हमने क्या कोई फायदा नहीं उठाया सर। चलिए वीडियो खत्म करते हैं। देखिए, ये सारी चीजें कैसे होंगी जब आपकी आवाम भी उस मेंटल स्टेटस में होगी जो बातों को समझेगी, जो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकती है कि ये चीज अच्छी होने वाली है। तो जब आवाम ही जाहिल होगी आपकी, तो चीजों को समझेगी नहीं। और उसी जाहिल आवाम में से आपकी सियासत होती है, वहीं से आपके सियासतदान निकलते हैं। तो उनके पास वो सिचुएशन को एनालाइज करने की पावर ही नहीं, कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो इतनी दूर तक और इतना बड़ा सोच पाए। विजन चाहिए ना इसके लिए। अब इसका एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं। जिस तरह के आज हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम मौजूद हैं, जिस तरह के आज प्रोसेसर उसमें लगे हुए हैं, i9 और 13 जनरेशन 14 जनरेशन जो लगे हुए हैं, वो जिस हिसाब से चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, जिस हिसाब से वर्कलोड को वो इजिली एनालाइज कर लेते हैं कि आपने काम सिस्टम को अपने बहुत ज़्यादा दिया, लेकिन आपका प्रोसेसर इतना पावरफुल है कि उसने सब कुछ एनालाइज करके सब कुछ कर लेगा, हैंग नहीं होता। लेकिन ये सारा इंफॉर्मेशन, ये सारा काम अगर आज से आप 20 साल पुराने किसी प्रोसेसर से कराना चाहें, प्रोसेसर क्रैश हो जाएगा। वो इतनी इंफॉर्मेशन, इतना काम वो झेल ही नहीं पाएगा, वो प्रोसेस ही नहीं कर सकता। उसके अंदर कैपेबिलिटी ही नहीं है उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की। तो पाकिस्तान वो प्रोसेसर है जो आज से 50 साल 76 साल पुराना है, वो अपग्रेड ही नहीं हुआ। और जब वो अपग्रेड नहीं हुआ तो वहां की आवाम अपग्रेड नहीं हुई। जब आवाम अपग्रेड नहीं हुई तो उनको बात समझ में नहीं आती है कि सामने वाला जो पार्टी कर रही है वो अगर आप नहीं करोगे तो आप कैसे हो जाओगे। आपको लगता है नहीं नहीं यही सब ठीक चल रहा है, एकदम बढ़िया चल रहा है, कोई बदलाव नहीं चाहिए।
दूसरी चीज जो आपने दहशतगर्दी वाली बात की, अभी भी पाकिस्तान के हुक्मरानों को यह लगता है कि वो जो जिसे आप नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं कागज पर, उसके जरिए आप उंगली करते रहेंगे, कभी अफगानिस्तान में, कभी ईरान में, कभी भारत में। तो ऐसे माहौल तो ऐसे नहीं बनेगा ना। सांप पालेंगे, सांप आपको भी काटेंगे, हमेशा पड़ोसियों को नहीं काटेंगे, आपको भी काटेंगे, वो काट रहे हैं आपको। तो आप लोगों के पास वो विजन ही नहीं है, वो दूरदर्शिता ही नहीं है कि आप लोग चीजों को समझें और अपने मुल्क को आगे बढ़ाएं, उस दिशा में लेकर चलें, क्योंकि आप लोग उस चीज को प्रोसेस नहीं कर सकते। आज हमारे हुक्मरानों ने सेमीकंडक्टर को प्रोसेस किया, हालांकि फिर भी मैं कहूंगा कि हम लेट हैं, 20 साल लेट हैं अभी इसमें, लेकिन तब भी चलिए प्रोसेस कर लिया। अब उस पर काम चालू हो गया, काम चालू हो गया। अगले 5 साल में देखिए कि क्या होता है। प्रिडिक्शन है कि $300 बिलियन से ज्यादा का काम होगा सेमीकंडक्टर में, हमारे यहां भारत में हमारी मार्केट हो जाएगी। $300 बिलियन जीमा साहब, आपके पूरे पाकिस्तान की करीब करीब इकोनॉमी के बराबर हो जाएगा। और वो आगे आपको भी पता है कि सेमीकंडक्टर का बिजनेस आगे कितना बढ़ने वाला है, क्योंकि हर चीज में सेमीकंडक्टर चाहिए जो आज हम यूज कर रहे हैं। कैमरा हो, मोबाइल हो, माइक्रोफोन हो, कंप्यूटर हो, सिस्टम हो, टीवी हो, एसी हो, सर्वर हो, कार हो, बाइक हो, एवरीथिंग यू नीड अ चिप, सेमीकंडक्टर चिप। और वो भारत ने पकड़ लिया। अभी भी हालांकि हम पीछे हैं, अभी जो बड़े चिप बनेंगे यहाँ पे 14 नैनोमीटर और समथिंग के, जो छोटे हैं, जो 5 नैनोमीटर 3 नैनोमीटर की जो चिप्स बन रही हैं, वो अभी भी हमारे उस लेवल की फैसिलिटी अभी नहीं है, बट हाँ शुरू तो कर दिया हमने। इसको कहते हैं विजन, दूरदर्शिता, और हम लोग बहुत पहले ही पकड़ लेते हैं। तभी तो हमने आईआईटी उस जमाने में बनाया, आईआईटी हमने उस जमाने में बनाया। आज आईआईटी के चर्चे पूरी दुनिया में हैं। एमआईटी भी उसके सामने फीकी पड़ गई है। लोग तो अमेरिका में लोग ये कहने लगे हैं कि जी एमआईटी से छोड़ो, आईआईटी वाले को पकड़ो। अभी सिंगापुर के पीएम का बयान आया, सोचिए, सिंगापुर डेवलप्ड कंट्री, सिंगापुर के पीएम का बयान आया कि हमारा फोकस तो आईआईटी और आईआईएम है। ऐसी बातें कही उन्होंने। ये समझ रहे हैं ये बातें कितनी बड़ी हैं और कितना इसमें पोटेंशियल है। चीमा जी, पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान अपनी धर्मांधता के चक्कर में, हमसे दुश्मनी के चक्कर में, हिंदुओं से दुश्मनी के चक्कर में, काफिरों से दुश्मनी के चक्कर में उसने अपने आप को तबाह कर लिया। बाकी पाकिस्तानियों, आपकी मर्जी है। रही बात पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, तो देखते रहिए। मैंने कहा ना कि हाँ, जो भारत की प्लानिंग होती है ना, वो आपको रातों रात बदलती हुई नहीं दिखेगी। वो धीरे 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 चलती है, धीरे धीरे उसका असर दिखना शुरू होता है। अब असर दिखना शुरू हो गया। ये असर धीरे धीरे बढ़ेगा। आज से 4 साल पहले जो पाकिस्तानी ये मानते नहीं थे कि नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, आज देखिए वो हो रहा है। और वो पाकिस्तान में भी हो रहा है, जो जो बातें हम करते हैं। और आज जो बातें कर रहे हैं हम, आपको शायद आपको लगता है कि नहीं ये फालतू की बातें हो रही, 3 साल बाद आप मेरी बातों को याद करेंगे कि क्या बातें मैं कर रहा था। और आज का ये इज्तिमा ये ऐलान करता है, ये पैगाम देता है गैर रियासती फोर्सेस को और उनके सहूलतकारों को कि अगर अवामी मार्च के ऊपर अगर गैर रियासती जो फोर्सेस को लाया गया है उनका इस्तेमाल किया गया, तो हम 1971 की वो याद दहानी करवाएंगे कि जब ये बंगाल के अंदर गए थे और इनकी पतलूनें वहाँ पे उतरी थी। हम ये ऐलान करना चाहते हैं, हम ये बबांगे दौल कहते हैं कि एफसी और पीसी के जो एहलकार हैं उनकी पतलूनें हम बाग के अंदर उतारेंगे। ये बड़ा हम ये एक कहते हुए कश्मीरी नहीं मानते। मैंने बोला ना, आप लोग इन्फॉर्मेशन, आप लोग उसको एनालाइज नहीं कर सकते। आप लोगों के पास, आप लोग के दिमाग का जो प्रोसेसर है वो कैपेबल नहीं है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन को एनालाइज कर सके कि बोल क्या रहा है बंदा, क्योंकि पुराना प्रोसेसर है ना। बाकी कमेंट करके आप बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।